स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में कक्षा 10 के रसायन शास्त्र के पहले अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ में उपस्थित हुआ हूं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उन्हें किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो उन्हें हम समीकरणों के द्वारा व्यक्त करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे कि अगर हम रासायनिक अभिक्रिया को इस तरह से लिखें, हमारा जो है हाइड्रोजन प्लस हमारा जो है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु आपस में मिले तो हमारा जल का निर्माण करता है। तो इस तरह की जो अभिक्रियाएं होती है उन्हें इस प्रकार के समीकरणों के द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। तो हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो समीकरणों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हमने यहाँ बताया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? वैसा कौन सा पदार्थ है जो सूर्य के प्रकाश के प्रभाव में आकर के अपघटित हो जाता है यानी विघटित हो जाता है? तो वो है हमारा NaCl। ये NaCl जो है इसे हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं और ये सोडियम क्लोराइड का जो है व्यापारिक नाम जो है साधारण नमक है। इसे हम साधारण नमक भी कहते हैं। साधारण नमक। अगर साधारण नमक का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो हम यही बताते हैं NaCl, जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड और व्यापारिक नाम जो है वह हमारा साधारण नमक है। यह साधारण नमक के नाम से दुकानों में बिकता है। अगला तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? वह पदार्थ जो जलता है पर ज्वाला के साथ नहीं जलता है, वह कौन सा पदार्थ है? तो वह पदार्थ हमारा कोयला है जो बिना ज्वाला के जलता है। अगला सवाल है हमारा, चौथा सवाल, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। जो संगमरमर होता है जिनसे ताजमहल बनाए गए हैं, तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वह हमारा CaCO3 होता है, यानी इसे हम कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगला सवाल है, पांचवा सवाल, फेरस सल्फेट का सूत्र लिखें। तो फेरस सल्फेट जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है Fe2SO4 × 7H2O। तो हमारा फेरस सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है Fe2SO4 × 7H2O। ये हमारा फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। अगला है छठा सवाल, NO2 का धुआं किस रंग का होता है? जो NO2 का धुआं होता है जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, वो किस रंग का होता है इसका धुआं? तो इसका जो धुआं होता है वो भूरे रंग का होता है, ब्राउन कलर का होता है। तो NO2 का जो धुआं होता है वह भूरे रंग का होता है। अगला है हमारा सातवां सवाल, लोहे पर चढ़ने वाली जंग की परत किस रंग की होती है? तो सबको पता होगा कि लोहे पर जो जंग की परत जमती है उसका कलर क्या होता है, रंग क्या होता है उसका? तो उसका कलर होता है भूरा। तो यह जो है भूरे रंग की होती है। और एक बात बता देना चाहूंगा कि लोहे में यदि जंग लग जाता है तो उनके भार में वृद्धि हो जाती है। अगर कोई लोहा का छड़ है, ठीक है, उसमें यदि जंग लग जाए तो उनकी जो भार होगी वह बढ़ जाएगी पहले की अपेक्षा। अगला सवाल है हमारा, उपचयन रोकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? जो उपचयन की अभिक्रिया को रोक दे, कहने का मतलब यह है कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को जो रोक दे, उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहा जाता है। जो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को रोक दे उसे कहा जाता है प्रतिऑक्सीकारक। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? प्रतिऑक्सीकारक। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि लोहे की वस्तु अगर हम खरीद के लाते हैं तो उसमें क्या कर देते हैं? हम पेंट कर देते हैं। क्यों पेंट कर देते हैं? इसलिए करते हैं ताकि वह जो है संक्षारण होने से बचे, यानी कि वह जो है वायु के साथ ऑक्सीकरण की अभिक्रिया ना करे, उनके ऊपर जो है जंग का निर्माण ना हो और वह लंबे समय तक टिके रहे। अर्थात इस प्रकार के जो पदार्थ है वह प्रतिऑक्सीकारक कहलाते हैं। ठीक है, तो पेंट करने के अलावा भी और बहुत सारे ऐसे कार्य है जिसे करके हम उसे जंग लगने से बचा सकते हैं, जैसे ग्रीस लेपन हो गया या सद लेपन हो गया, है ना, इस तरह की प्रक्रियाएं। उसके बाद है 9वां क्वेश्चन, चिप्स की थैली में भरी गैस होती है।
आप लोगों ने चिप्स जरूर खाया होगा। चिप्स की जो थैली होती है वो हवा से भरा होता है, तो उसमें कौन सा हवा होता है, कौन सी गैस होती है, तो वह जो है नाइट्रोजन गैस से भरी होती है। चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अगला सवाल है उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? तो मैं बता देना चाहूंगा, उपचयन ऑक्सीकरण, अपचयन अवकरण। ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों ही अभिक्रियाओं को जो है सम्मिलित रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। यानी हम कह सकते हैं उपचयन अपचयन या फिर ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। अगला सवाल है हमारा 11वां, संक्षारण के कारण चांदी पर चढ़ने वाली परत का रंग होता है। तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि चांदी के आभूषण जो है लगभग सभी व्यक्ति पहनते हैं, तो कुछ दिनों के बाद उस चांदी के ऊपर कैसे रंग की परत चढ़ जाती है? तो काले काले रंग की परत चढ़ जाती है। तो संक्षारण के कारण ही ऐसा होता है कि उनके ऊपर जो है काले रंग की परत चढ़ जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि चांदी पर चढ़ने वाला जो परत होता है वह किस कलर का होता है? तो काले कलर का होता है, काला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां क्वेश्चन, संक्षारण के कारण तांबे पर चढ़ने वाली परत का रंग कैसा होता है? अब संक्षारण के कारण तांबा के ऊपर चढ़ने वाला जो परत होता है वह होता है हमारा हरा। लेकिन अगर चांदी पर पूछा जाए तो हो जाएगा हमारा काला। लेकिन अगर तांबा पर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? हमारा हरा रंग का परत चढ़ता है तांबे के ऊपर। 13वां सवाल है हमारा, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर इसका रंग हरा रंग हो जाता है। फेरस सल्फेट जो है हरे रंग का होता है। जब इसे हम गर्म करते हैं ना, तो इसकी जो हरे रंग होते हैं वह गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है? हरा रंग उसका गायब हो जाता है। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर उसका हरा रंग गायब हो जाता है। अगला सवाल है हमारा 14वां सवाल, कॉपर ऑक्साइड की परत किस रंग की होती है? जो कॉपर ऑक्साइड होता है उसका जो परत होता है वह काले रंग का होता है। कॉपर ऑक्साइड की परत किस रंग की होती है? तो काले रंग की होती है। 15वां क्वेश्चन है, कॉपर एवं आयरन में कौन अधिक क्रियाशील होती है? कॉपर और आयरन। ठीक है, तो कॉपर का जो सूत्र होता है Cu होता है, आयरन का होता है Fe। तो Cu और Fe इन दोनों में जो है कौन ज्यादा क्रियाशील होता है? तो Cu जो है यानी कॉपर जो है वह ज्यादा क्रियाशील होता है आयरन से। ठीक है, अगला 16वां क्वेश्चन, पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव है। तो पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव जो होता है ब्यूटेन होता है। ठीक है, तो पेट्रोलियम गैस का जो है प्रमुख अवयव कौन होता है? ब्यूटेन होता है, क्योंकि इसमें पेट्रोलियम में ब्यूटेन के दो समावयवी, ठीक है, दो समावयवी जिसे हम कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन के जो होते हैं दो समावयवी होते हैं। पहला होता है नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, और दूसरा होता है आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। ये दो समावयवी जो है, इन दोनों समावयवी को जो है उच्च दाब पर द्रवीभूत करके सिलेंडरों में भरा जाता है। इनके अलावा ब्यूटेन के अलावा भी इसमें जो है और भी अवयव जो है जैसे एथेन, प्रोपेन, है ना, ये जो है इसमें पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। जैसे हमने एक समीकरण यहाँ लिखा था, यहाँ देख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों ने अभिक्रिया करके क्या बनाया है? जल बनाया है हमारा। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग ले रहा है? तो एक हाइड्रोजन ले रहा है और दूसरा हमारा ऑक्सीजन ले रहा है। तो इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों ही जो तत्व हैं हमारे, ये दोनों ही जो हमारे तत्व हैं वो हमारे अभिकारक कहलाएंगे। इसे ही हम अभिकारक कहेंगे। उसके बाद है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बना पदार्थ कहलाता है। जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके फलस्वरूप जो बनने वाला नया पदार्थ होता है वह क्या कहलाता है? जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से नया पदार्थ क्या बना? जल बना। तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे कहा जाता है प्रतिफल, प्रतिफल, या फिर इसे ही उत्पाद भी कहा जाता है। ठीक है, इसे हम प्रतिफल बोले या फिर उत्पाद बोले तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिफल हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का पाचन अभिक्रिया है
किस प्रकार की अभिक्रिया, मानव शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वो एक प्रकार का अपघटन अभिक्रिया है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारे भोजन का अपघटन होता है, फिर ऊर्जा की उत्पत्ति होती है जो हमारे कोशिकाओं में संचित होती है, जो अवशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है वह हमारे शरीर से बाहर उत्सर्जित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह कहलाता है। तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है